नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। भारत में भौगोलिक रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रम अनुसार 28 और 8 के अंक के भीतर सीमित है, किंतु राजनीतिक रूप से समाये हुए इन्हीं 28 प्रदेशों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर राजनीतिक दलों की संख्या 5 नहीं है, 10 नहीं है, 100 भी नहीं है, बल्कि 2000 से भी ज्यादा है। और इन 2000 से ज्यादा राजनीतिक दलों में सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध राजनीतिक दल अर्थात रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दलों की संख्या शामिल है। आपको यह बताने की जरूरत आज इसलिए आन पड़ी है क्योंकि आज का विषय जिसके ऊपर हम अपने विचारों को व्यक्त करने वाले हैं, आज का विषय भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर होने वाला है। भारत की राजनीति कभी भी किसी एक राजनीतिक दल के चारों ओर घूमती नहीं है, चाहे वो आज़ादी का दौर रहा हो या फिर मौजूदा दौर। आज़ादी के दौर में भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद संख्या के अनुसार और पूरे देश में अपनी उपस्थिति के अनुसार इस देश में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक दल, चाहे विधानसभा या लोकसभा में उसके रिप्रेजेंटेशन के रूप में हो या फिर पूरे देश में उसकी संगठनात्मक उपस्थिति के रूप में हो, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन उस दौर में भी गाहे बगाहे या किसी किसी भारत के कोने में स्वतंत्र पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, बिल्कुल खाटी कम्युनिस्ट पार्टी या फिर हिंदू महासभा के रूप में कांग्रेस को चुनौती मिलती रहती थी। यह अलग विषय है कि चुनौती देने वाले राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधित्व है वो विधानसभाओं और लोकसभा में बहुत ही कम रहता था। लेकिन भारत की राजनीति तब भी अपने लिए अलग अलग राजनीतिक दलों को खोजती थी और अलग अलग राजनीतिक दलों को जन्म भी देती थी तथा उनकी मृत्यु को भी वो गवाही उनकी देती थी। इसी प्रकार मौजूदा वक्त में भी जब हम राजनीतिक दलों का विवरण कर रहे हैं और राजनीतिक दलों का यह विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसके पीछे वह बयान है जो इस देश की प्रमुख विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने दिया है। देश से 7 समंदर पार ब्रिटेन की धरती से राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणामों सरीखे होंगे, यानी कि जब कांग्रेस 8 वर्षों के सियासी वनवास के बाद सत्ता में वापसी उसने की थी, उसी प्रकार 2024 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। यहाँ आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 2004 में कांग्रेस के सत्ता के वनवास को 8 वर्ष पूरे हुए थे, लेकिन इस समय 9 वर्ष हो चले हैं। यानी कि पहले ही पड़ाव में जब हम देखते हैं तो वनवास की संख्या 2004 के मुकाबले 2024 में ज्यादा होगी। लेकिन विषय वह नहीं है कि वनवास कितने वर्षों का हुआ या वनवास कितने लंबे कार्यकाल तक वह चला। भारत के परिदृश्य में जब हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो भारत में राजनीतिक दलों की कोई कमी नहीं है। भारत में हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले, हर राज्य में एक ना एक राजनीतिक दल आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसका नाम आपने पहले कभी सुना नहीं होगा या आपने उसे चुनावी परिस्थितियों में कभी देखा नहीं होगा। इसे लोकतंत्र का विरोधाभास कहिए या भारत के लोकतंत्र की विविधता जिस देश का वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि भारत की विविधता के रूप में ही भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे राजनीतिक दलों के होने को आप उसकी विविधता भी कह सकते हैं, विरोधाभास भी कह सकते हैं। लेकिन भारत के मौजूदा परिदृश्य में जब यह बात उभर कर आती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम 2004 सरीखे होंगे, तो इसको लेकर बात करनी जरूरी हो जाती है। कोई भी राजनीतिक दल सर्वप्रथम तो यह नहीं कहता कि हम चुनाव में कमजोर हैं या फिर हम चुनाव के जो परिणाम का हम विवरण कर रहे हैं या जो आकलन कर रहे हैं वो आकलन हमारे विरुद्ध होगा। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल ना ही इतिहास में ना ही वर्तमान में दावा करता है और भविष्य में भी ना दावा करेगा। लेकिन जब हम सियासी परिणामों की बात करते हैं तो भारत में इन दिनों विपक्षी एकता का एक बहुत बड़ा, आप सुनते होंगे कि एक बहुत बड़ी तैयारी को आकार देने में, उसको एक आकार देने में, उसको एक शेप देने में तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं। लेकिन किसी के भी प्रयास
उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते जिस स्तर पे कहा जा सके कि अब ये विपक्षी दल मिलकर एक ठोस रणनीतिक तौर पर, एक ठोस जमीनी तौर पर, एक ठोस संगठनात्मक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने जब ये विपक्षी दल खड़े होते हैं तो उनके और प्रधानमंत्री की तुलना जब की जाती है तो इसमें कोई दो मत नहीं, कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उन पर भारी साबित होते हैं। यह मुहावरे के 19-20 का फर्क नहीं है, बल्कि 10 या 20 का फर्क है, या फिर 15 या 20 का फर्क है। लेकिन फर्क है और बहुत ही ऐसा फर्क है जिसका विवरण एक मोटी लकीर को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं। किंतु आज जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं तो विपक्षी एकता क्या है? सुनने में आपको यह लगता होगा कि विपक्षी एकता राजनीतिक दलों का सिर्फ एक मिलन होता है जिसमें राजनीतिक दल किसी प्रथा के अनुसार या किसी रिचुअल के अनुसार हाथ उठाते हैं, हाथ मिलाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अब हम एक हैं। लेकिन राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों में हाथ उठाने भर देने से जनता साथ नहीं आती है, और जनता की ही बात नहीं बल्कि संबंधित राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी उस रूप में आगे नहीं आता जिस रूप में उसके आने की उम्मीद राजनीतिक दल के नेता हाथ उठाते हुए करते हैं। यह सब बताने के बाद विपक्षी एकता का आज उल्लेख करना जरूरी है। भारत में विपक्षी एकता कोई पहली बार यह शब्द गूंज नहीं रहा है। इससे पहले चाहे इमरजेंसी का दौर रहा हो या फिर राजीव गांधी को साजिशन बदनाम करने के बाद उनकी सत्ता को गिराने के लिए रही हुई विपक्षी एकता हो, भारत में विपक्षी एकता होती रही है। लेकिन उनकी कामयाबी का यदि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो बहुत ही कमजोर है, या यूं कहें उस ट्रैक रिकॉर्ड में ना ट्रैक है और ना ही वो इस रूप में रिकॉर्ड करने के योग्य है कि उससे कुछ सीखा जा सके। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी को हराने के मकसद से एकजुट हुआ विपक्ष इंदिरा गांधी को 1977 में तमाम बयानों से या तमाम उनकी एक छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के बाद हरा जरूर देता है। लेकिन आने वाले 3 वर्षों में 1977 से 1980 के बीच का कार्यकाल जब हम देखते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई चरण सिंह को गिराने में लगे रहे और चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के नीचे से कुर्सी खींचने में लगे रहे, और इन सब के बीच राजनारायण अपनी गोटियां बिठाने में लगे रहे और हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर लालू प्रसाद यादव तक और रामविलास पासवान से लेकर बाबू जगजीवन राम तक हर नेता की यह महत्वाकांक्षा रही कि हम भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। यह प्रयोग विफल रहा और 1980 तक आते आते जिस सरकार को 1977 में 1982 तक के लिए चुना गया था वह सरकार 1980 तक भी नहीं चल सकी, और इस 3 वर्ष के या यूं कहें बहुत ही 2.5 से 3 वर्ष के बीच के कार्यकाल में भारत ने 2 प्रधानमंत्रियों को देखा। एक प्रधानमंत्री जो अपनी पार्टी को संसद में बहुमत उस रूप में सिद्ध नहीं करवा सके और उनकी पार्टी जनता पार्टी टूट गई, और उसके बाद आए प्रधानमंत्री चरण सिंह जिनका आज तक इतिहास में इस रूप में नाम उल्लेखित है कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए संसद का सामना नहीं किया। इसके बाद दूसरा प्रयोग जब वीपी सिंह राजीव गांधी को बदनाम करते हुए बोफोर्स घोटाले के नाम पर जब राजीव गांधी को बदनाम करते हैं और विपक्षी एकता का जो शोर है वो फिर देश में सुनाई देता है, तो कभी 1984 में 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 1989 में 197 सीटों पर आ जाती है। उसके तुलना में वीपी सिंह की जनता दल को 143 सीटें मिलती हैं और 89 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उस विपक्षी एकता में भी सिर्फ 10 से 11 महीने में ही खलल पड़ने लगती है, क्योंकि उस सरकार में डिप्टी पीएम रहे देवीलाल से लेकर जनता दल के उस दौर के तमाम मुख्यमंत्रियों, फिर चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, तमाम लोग लग जाते हैं कि वीपी सिंह की कुर्सी खींची जाए, वीपी सिंह उसको बचाने के
एक प्रक्रिया में आरक्षण का दांव चलते हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वो लागू कर देते हैं, लेकिन मंडल की रिपोर्ट भी उनकी कुर्सी को नहीं बचा पाती है। और इतिहास गवाह है कि 2023 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय तक वीपी सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए। और उस सरकार का जब उत्तराधिकारी चंद्रशेखर के रूप में आता है, तो चंद्रशेखर भी उस रूप में इस देश को गति नहीं दे पाते हैं। और उनके कार्यकाल में पूरा देश इस बात को लेकर, पूरा इतिहास इस बात को लेकर परिचित है कि चंद्रशेखर के कार्यकाल में ही भारत की अर्थव्यवस्था इतनी संकुचित, इतनी कमजोर हो चली कि भारत का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। और फिर विपक्षी एकता के इन दो उदाहरणों के पश्चात मौजूदा दौर में अब हम आपको लेकर आते हैं। मौजूदा दौर में अब जब विपक्षी एकता का शोर फिर से सुनाई देता है, तो विपक्षी एकता का कोई भी नेता जब इस बात का उल्लेख करता है तो वो ये कहता है कि हम 1977 की तर्ज पर, 1989 की तर्ज पर ही विपक्षी एकता को हम सुनिश्चित करेंगे और देश में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। कागजों पे कहने में और धरातल पर काम करने में यदि कोई फर्क नहीं होता तो मनुष्य की कई हर बात जमीन पर दिख जाती, चाहे वो बात अच्छी हो या वो बात खराब हो। यह कहने के बाद अब आप विपक्षी एकता के मौजूदा परिदृश्य पे आ जाइए। विपक्षी एकता की धुरी कौन होगा? विपक्षी एकता की धुरी के लिए ये जितने भी तमाम राजनीतिक दल, हम आज आपसे गैर भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों का उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए इस विश्लेषण में फिलहाल कुछ देर के लिए कांग्रेस और बीजेपी को एक तरफ रख दीजिए और इन क्षेत्रीय दलों पर अपना जो नजरिया है, जो अपनी नजरें हैं, उसे टिका लीजिए। भारत में क्षेत्रीय दलों की कोई कमी नहीं है। हर राज्य में एक नहीं, दो नहीं, अनेकों क्षेत्रीय दल हैं। जैसा हमने शुरुआत में उल्लेखित किया, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है। इन तमाम क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनकी अपनी जो एम्बिशंस हैं, जो राष्ट्रीय एम्बिशंस है, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हर मुख्यमंत्री खुद को प्रधानमंत्री मानता है और हर पार्टी का अध्यक्ष खुद को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार मानता है। इसमें कोई भी क्षेत्रीय दल का नेता पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं, बंगाल में ममता है, उत्तर प्रदेश में यदि मायावती भी हैं तो फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी हैं, लेफ्ट के तौर पर केरल में पिनराई विजयन भी हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार भी हैं, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव भी हैं और तमाम ऐसे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी नेता ने आज तक, और यह बात इतिहास इस बात का गवाह है, बीते 9 वर्षों का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में इस बात का गवाह है, किसी भी क्षेत्रीय दल ने जनता के सामने यह नहीं रखा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को यदि जनता हटाती है और जनता उन्हें हरा देती है तो यह क्षेत्रीय दल किस विजन के साथ या किस दृष्टिकोण के साथ भारत की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या अखिलेश यादव इस बताने की परिस्थिति में हैं कि वो यदि उनके हाथ में सत्ता की चाबी आती है तो वो देश को क्या देंगे? क्या ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव क्या इस बात को बताने की परिस्थिति में है कि वो भारत को क्या देंगे? यह बात एक समय राहुल गांधी के लिए भी कही जाती थी कि जो आलोचना तो आप करते हैं लेकिन आप यह नहीं बताते कि आप अपनी ओर से किस दृष्टिकोण के जरिए भारत को नए सिरे से मथना चाहते हैं, नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं। किंतु भारत जोड़ो यात्रा जो बीते दिनों राहुल गांधी ने 5 महीने इस देश की पदयात्रा की, उसमें इस बात को राहुल गांधी ने बार बार उल्लेखित किया कि जब तक आप एक विजन नहीं रखते हैं तब तक आप भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष उस रूप में खड़े नहीं हो पाएंगे जिस रूप में खड़े होने की आपको लोकतांत्रिक रूप से जरूरत है। यह कहने के बाद अब आप क्षेत्रीय दलों की दूसरी परिस्थिति पर आइए। तमाम क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बैंक को हड़पा है। उन्होंने कोई वोट बैंक अपना क्रिएट नहीं किया। हर क्षेत्रीय दल ने चाहे सामाजिक न्याय के छत्र छाया तले या फिर पिछड़ी जातियों को, कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की आड़ तले कांग्रेस के वोट बैंक को बहुत ही सुयोजित तरीके से हड़प लिया।
इसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती की जोड़ी भी है, बंगाल में ममता बनर्जी भी हैं और देश भर में घूम घूम कर अपना कथित विस्तार करने के प्रयास में जुटे हुए अरविंद केजरीवाल भी हैं। लेकिन इनमें से किसी भी विपक्षी दल ने अपना कोई वोट बैंक इस रूप में या अपने कोई मतदाताओं का समूह इस रूप में तैयार नहीं किया जो मतदाताओं का समूह भारतीय जनता पार्टी ने उनके समक्ष एक तैयार किया हुआ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जब आप आगे आते हैं, भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य में हर एक दौर में, हर वर्ष या हर दशक में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की महत्ता अलग से दिखती है। उनको इसे स्थापित करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी यदि प्रधानमंत्री रहे तो वो सरकार चाहे पहले दौर में 13 दिन चली, दूसरे दौर में 13 महीने चली या तीसरी बारी में वो पूरे 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर सकी, तो सिर्फ इसलिए कि एक बहुत प्रमुख राष्ट्रीय दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए में उपस्थिति रही। 2004 से 2014 के बीच जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस देश की बागडोर संभाली तो वो इसलिए वो उसको संभाल सके क्योंकि यूपीए के गठबंधन में कांग्रेस एक प्रमुख राष्ट्रीय दल के रूप में उपस्थित रही। प्रधानमंत्री कांग्रेस से रहा या प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से रहा, अपना कार्यकाल पूरा कर सका और ना सिर्फ कार्यकाल पूरा कर सका बल्कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में परमाणु परीक्षण से लेकर सूचना क्रांतिकारी के रूप में एक प्रयोग करना या फिर सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का सरलीकरण करना, सड़कों का जाल बिछाने से लेकर मनमोहन सिंह के दौर में मनरेगा तक, आरटीआई तक, न्यूक्लियर डील तक के इस तमाम सफर में राष्ट्रीय पार्टियों ने हमेशा इस देश को एक विजन देने का प्रयास किया। फिर चाहे वो कोई भी दौर रहा हो, फिर चाहे इंदिरा गांधी के दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा या राजीव गांधी के दौर में कंप्यूटर रहा, नेहरू के दौर में एम्स से लेकर आईआईटी की स्थापना रही या लाल बहादुर शास्त्री के दौर में भारत अनाज को लेकर जब उसने स्वयं को आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए स्वयं को अनाज के संदर्भ में विदेशी गुलामी से मुक्त किया, या फिर नरसिम्हा राव के दौर में आए आर्थिक सुधार हो, तमाम राष्ट्रीय दलों से निकले प्रधानमंत्रियों ने भारत को एक दिशा दी। लेकिन क्षेत्रीय दलों से निकले प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या पता चलता है, उसमें देखने पर जब हम उसका एक विवरण करते हैं तो वीपी सिंह के दौर में एक अनिश्चितता रही, चंद्रशेखर के दौर में अर्थव्यवस्था हिचकोले खाती रही, देवगौड़ा के दौर में राजनीतिक रस्साकशी रही, गुजराल के दौर में भी राजनीतिक रस्साकशी आगे बढ़ती रही। जनता पार्टी के तौर पर मोरारजी देसाई की भूमिका आप कह सकते हैं कि उस दौर में जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आई, लेकिन जनता पार्टी के भीतर समाये हुए राजनीतिक दल क्षेत्रीय तौर पर एक साथ मिले और उसके बाद वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में उसकी उपस्थिति हुई। उन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को भी यदि हम देखते हैं तो मोरारजी देसाई के दौर में भी तमाम सरकारी फाइलों पे उनके बेटे के हस्ताक्षर होने से लेकर उनके बेटे द्वारा गैर कानूनी रूप से प्रधानमंत्री के अध्यक्षता जिन बैठकों में होनी चाहिए थी, उन बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के बेटे के द्वारा की जाने से लेकर चरण सिंह के दौर में लगातार राजनीतिक अस्थिरता उस दौर में भी रही जब चरण सिंह की मोरारजी देसाई से लेकर के तमाम नेताओं से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रस्साकसी चलती रही। यह दिखाता है कि क्षेत्रीय दलों ने जब भी इस देश की बागडोर गाहे बगाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संभाली, वो उस पर जनता की उम्मीदों के लिहाज से खरा नहीं उतर सके। इसको लेकर आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इतिहास की गवाही यही कहती है, हर क्षेत्रीय दल ने क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर स्वयं को खड़ा किया, वोट बैंक के लिहाज से, प्रतिनिधित्व के लिहाज से स्वयं की एक छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन उस छवि ने ना ही उस संबंधित राज्य को कोई लाभ पहुंचाया और ना ही उस राज्य से होते हुए देश को कोई लाभ पहुंचाया। इस बात को कहने के बाद विपक्षी एकता का यदि हम फिर भी उल्लेख करते हैं तो विपक्षी एकता का सूत्र क्या होगा? यदि 2004 का राहुल गांधी जिक्र करते हैं जब कांग्रेस यूपीए के जरिए सत्ता में उसने वापसी की, तो उस दौर के नेताओं और मौजूदा वक्त के नेताओं को जब आप तुलनात्मक विश्लेषण उनका करते हैं तो उसका विश्लेषण 2004 से बिल्कुल अलग परिस्थितियां 2014 में खड़ी कर देती हैं।
उदाहरण के लिए 2004 में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बनी, 2023 में सोनिया गांधी ही हैं। लेकिन 2004 की सोनिया गांधी न सिर्फ बहुत राजनीति में बहुत ही सक्रिय थी, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों में उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मजबूत दखल था। लेकिन 2023 की सोनिया गांधी शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थता के कारण उस रूप में राजनीतिक सक्रियता अपनी नहीं दिखा पाती। दूसरा, अहमद पटेल को याद करना आज इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विपक्षी एकता का जब हम जिक्र करते हैं तो 2004 में विपक्षी एकता का जब स्वरूप यूपीए के रूप में आ रहा था तो अहमद पटेल ने सोनिया गांधी को यह सलाह दी थी कि यूपीए की छतरी के नीचे आपको सभी दलों को लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें उस समय एनडीए में शामिल रामविलास पासवान का नाम लिया जाना आज जरूरी है, क्योंकि रामविलास पासवान सोनिया गांधी के पड़ोसी थे। सोनिया गांधी 10 जनपद में रहती हैं, जबकि रामविलास पासवान 12 जनपद में रहते थे। और अहमद पटेल की सलाह पर सोनिया गांधी पैदल ही रामविलास पासवान के घर यूपीए का सदस्य बनने का न्योता लेकर पहुंच गई थी। और सोनिया गांधी की उपस्थिति को देखकर रामविलास पासवान ने उस न्योते को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि रामविलास पासवान मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी बने। इसी तरह आज के दौर में जिसे आप तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति कहते हैं, 2004 में वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थी। केसीआर को भी यूपीए की छतरी के नीचे लाने में सोनिया गांधी से लेकर अहमद पटेल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तीसरा नाम, हरकिशन सिंह सुरजीत। लेफ्ट के बड़े नेताओं में रहने वाले हरकिशन सिंह सुरजीत की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोग कहते हैं नहीं थी, कुछ कहते हैं थी। चाहे महत्वाकांक्षा थी या महत्वाकांक्षा नहीं थी, किंतु हरकिशन सुरजीत का उदाहरण देना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हरकिशन सुरजीत ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे यूपीए को लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर गठन किया और उस सरकार को एक आकार दिया। लेकिन मौजूदा वक्त में कोई भी राजनीतिक दल, विशेषकर क्षेत्रीय दल, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो ना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस बात की अहमियत को समझते हैं, ना ही भारत की मौजूदा परिस्थितियों को केंद्र में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना चाहते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम लालू प्रसाद यादव का है। अपने बयानों से विरोधियों को भी पस्त कर देने वाले और कटाक्ष के जरिए नहीं बल्कि हंसा हंसा कर पस्त कर देने वाले लालू यादव भी इन दिनों अस्वस्थ हैं। जबकि 2004 के लालू यादव की यदि आप सक्रियता देखेंगे तो आप मौजूदा वक्त के लालू प्रसाद यादव को देखकर एक बार के लिए सोच सकते हैं, क्या ये वही व्यक्ति हैं जो 2004 में विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। ऐसे नामों की एक तमाम फहरिस्त है जो मौजूदा समय में या तो वृद्ध हो चली है, या अस्वस्थ हैं, या फिर अब इस दुनिया में नहीं है। यह कहने के बाद अब आप इस बात का अंदेशा खुद लगा लीजिए कि 2004 में और 2014 में कितना फर्क है। माफ कीजिए, 2024 और 2004 में कितना फर्क है। यह फर्क कोई पतली लकीर नहीं है, यह फर्क एक बहुत ही मोटी लकीर है। नरेंद्र मोदी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदला है। यह भारत के हर उस नेता के साथ परिस्थिति रही है जिसे प्रधानमंत्री बनने का या तो मौका मिला या उसकी पार्टी पूरी थसक के साथ और पूरे जोश और खरोश के साथ सत्ता में आई। जवाहरलाल नेहरू का एक दौर था, लाल बहादुर शास्त्री का एक दौर था, इंदिरा गांधी का एक दौर था, राजीव गांधी का एक दौर था, यहाँ तक कि गठबंधन की सरकार चलाने वाले नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक दौर था, और मनमोहन सिंह का भी एक दौर था। लेकिन वह दौर अब एक तरफ है, नरेंद्र मोदी एक तरफ है। नरेंद्र मोदी का दौर अलग है और पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का, विशेषकर राष्ट्रीय पार्टी से निकले प्रधानमंत्रियों का दौर अलग है। मौजूदा वक्त के क्षेत्रीय दल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपनी लालसा और अपने लालच को त्यागने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं है। ऐसे में भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य को यदि आप फिर से स्मरण में लाते हैं तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। किंतु ये क्षेत्रीय दल इस बात को समझते नहीं हैं और वो ये समझते हैं
कि राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, बशर्ते बंगाल के बाहर ममता बनर्जी कोई कमाल ना कर पाए। और जो विपक्ष में, यह भी बात बतानी आज जरूरी है, विपक्ष में जो कुछ एकता दिखाई भी देती है उसको विपक्ष के ही राजनेता तोड़ने में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का 36 का आंकड़ा नहीं, 50 से लेकर 1000 तक का आंकड़ा है। उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच की टकराव किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का इतिहास, भारत का इतिहास जब व्याख्या करता है तो उसमें शीला दीक्षित से लेकर मनमोहन सिंह को साजिशन बदनाम करने तक के तमाम उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। इस बात को भी फिलहाल दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल हर उस राज्य में जाने का प्रयास करते हैं जिस राज्य में विपक्षी गठबंधन मजबूती से लड़ सकता है। मसलन बीते दिनों महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी, तो अरविंद केजरीवाल उस गठबंधन में जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का सीधा अर्थ यह है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे से नाराज हो सकती है, हालांकि वो नाराज नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी यह कोशिश रहती है कि विपक्षी एकता जो थोड़ी भी बनती है उसे तोड़ा जाए। यानी कि विपक्ष में इतना विरोधाभास है कि पहला, विपक्षी एकता का दिखना धरातल पे बहुत मुश्किल है। दूसरा, जो विपक्षी एकता दिखती भी है उसको ध्वस्त करने में, कमजोर करने में, क्षीण करने में उसके अपने ही नेता लगे रहते हैं। और तीसरा, विपक्षी एकता एक बार के लिए यदि हो भी जाएगी, अगर विपक्षी एकता बन भी जाती है तो भी आप इस देश को दृष्टिकोण के लिहाज से, दूरदृष्टिता के लिहाज से किस रूप में मथेंगे, इसका रोड मैप जब तक विपक्ष देश की जनता के सामने नहीं रखेगा तब तक 2024 का परिणाम यह जरूर है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, उसने अपने शिखर को छू लिया है। कई राज्यों में उसके पास 100% परिणाम है। ऐसे में वो या तो 100% परिणाम को बरकरार रखेगी या उससे नीचे आ जाएगी। परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक झटके में यह कह देना कि नरेंद्र मोदी 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे, आज के परिदृश्य में तो दिखाई नहीं देता है। यह जरूर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को विशेष राज्यों में, जिनमें कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, एक लिहाज से छत्तीसगढ़ या फिर ऐसे ही कुछ और चुनिंदा राज्यों में नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या वह नुकसान इतना बड़ा होगा कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दे, यह कहना अभी अतिशयोक्ति होगी। इसके बारे में वर्तमान के परिदृश्य में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विपक्षी एकता का जहां तक प्रश्न है, लालसा और लालच जब तक त्यागे नहीं जाएंगे तब तक विपक्षी एकता का जो स्वरूप है उसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि आप एक तराजू पर आप मेंढकों को बिठाने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने मेंढक आपने लिए हैं वो तराजू में एक साथ एक समय पर बैठ जाएं। जितनी देर आपको उस तराजू पर उन मेंढकों को बिठाने में लगे, उस समय को दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, वर्षों में आप कन्वर्ट कर लें, परिवर्तित कर लें और फिर विपक्षी एकता के परिदृश्य को आप समझ लें। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यह समझने में भी आपकी मदद करेगा कि इस देश में क्षेत्रीय दलों ने, विशेषकर भारत का जो राजनीतिक लोकतांत्रिक परिदृश्य है उसमें क्या भूमिका निभाई। क्षेत्रीय दलों से जब हम अलग हटते हैं तो राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय दलों ने क्या भूमिका निभाई, यह भी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। इसी प्रकार अनेक विषयों पर, प्रमुख विषयों पर आपसे संवाद होता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त है अभिव्यक्ति की आजादी, और अभिव्यक्ति की आजादी को प्रकट करने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है बोलना, अपनी बातों को समक्ष जनता के रखना, अपने शुभचिंतकों के समक्ष रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और याद रखिए, लोकतंत्र जनता से
जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई और जनता के लिए बनाई गई व्यवस्था का नाम है, इसे किसी एक विशेष राजनेता या एक विशेष राजनीतिक दल मौजूदा दौर के परिस्थितियों को यदि एक पंक्ति में यदि उसको समेटा जाए तो एक नेता या एक राजनीतिक दल के इर्द गिर्द लोकतंत्र को सिमटने ना दे, अन्यथा लोकतंत्र को बनाने में वर्षों लगते हैं, बिगड़ने में मिनट भी या कुछ चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं। नमस्कार।